आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। जेके मीडिया ने जम्मू वालों के लिए शुरू किया है पॉडकास्ट। और अगर आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में कोई मिसाल कायम की है, कोई बहुत ही अच्छा काम किया है या है आप में कोई टैलेंट, तो जेके मीडिया पर जो नंबर दिया गया है कैप्शन पे आप कांटेक्ट करें। आप भी हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए, आज के इस पॉडकास्ट में मैं मिलवाने वाली हूं आपको जम्मू की एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसी पर्सनालिटी से जिसने जम्मू के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। उनका जो कैरेक्टर है वो मुन्ना भाई एमबीबीएस से ज्यादा मिलता है। वो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में वो एक डॉक्टर होके एक सफाई कर्मचारी को जादू की जफी देता है, लाइक उसको भी वैसे ही ट्रीट करता है जैसे सबको ट्रीट करता है और उसको अच्छा फील कराता है। वैसे ही ये भी शख्सियत है जो एक ऑफिसर की पोस्ट पर होते हुए भी जो सफाई कर्मचारी है या किसी भी पोस्ट पे होते थे उनको इक्वली ट्रीट करते थे और उनको वैसे ही जो है उनके साथ बिहेव करते थे जैसे सबके साथ करते थे। बड़ा हो या छोटा, किसी में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो मिलिए, प्रभात सिंह जम्वाल मेरे साथ इस पॉडकास्ट में ज्वाइन कर चुके हैं, जो जम्मू कश्मीर यूटी में बीजेपी पार्टी के ट्रेजरर हैं और साथ ही आरएसएस के एक्टिव मेंबर भी हैं। आपने देखा होगा, सबसे पहले आपका वेलकम है सर हमारे इस पॉडकास्ट में जेके मीडिया के। धन्यवाद प्रियंका जी। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी आपको कि आपने देखा होगा, अगर आप एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू गए होंगे और एंटर करते ही जो बैंक है वहां पे एटीएम है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उसे एस्टैब्लिश करने की इनकी है। इन्होंने बहुत जद्दोजहद की, बहुत एफर्ट्स किए ताकि वहां पर एक बैंक की ब्रांच हो, एटीएम हो, ताकि लोगों को, हॉस्पिटल के स्टाफ को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो प्रभात सिंह जी, सबसे पहले तो यही बताइएगा कि आपने लोगों के लिए जो इतना बड़ा कदम उस वक्त में उठाया, कौन सा ईयर था और क्या आपके जहन में आया कि नहीं, यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जम्मू के सारे लोग आते हैं, तो चलिए यहाँ पर एक बैंक भी होना चाहिए, एटीएम भी होना चाहिए, लोन फैसिलिटी इजीली मिलनी चाहिए, कुछ भी लोगों को चाहिए हो तो मिलना चाहिए। ऐसा है प्रियंका जी कि 1999 में मेरी पोस्टिंग एसएमजीएस हॉस्पिटल में वहाँ एज ए ऑफिसर वहाँ की गई बैंक की द्वारा, और वहाँ एक्सटेंशन काउंटर था बैंक का। उसमें सिर्फ फैसिलिटी हम एक सैलरी जो है वो स्टाफ को देते थे। जब मैंने देखा कि स्टाफ को सैलरी तो देते हैं लेकिन बाकी फैसिलिटी से महरूम रहते हैं हमारा जो भी वहाँ एसएमजीएस का स्टाफ था, तो मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की, दी देन प्रिंसिपल थे जो, और मेडिकल सुपरडेंट साहब से बात की। उन्होंने भी मुझे कहा कि आप कोशिश कीजिए कि जहाँ एक अच्छी ब्रांच बने। तो फिर मैंने बैंक एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा, फिर जितनी भी मेरी कोशिश होती थी वो करके तो एक बैंक ने जो है एक वहाँ ब्रांच बनवाई और बिल्डिंग जो है बैंक ने खुद बनवाई, और ये जगह जो है और हेल्थ डिपार्टमेंट में हमें प्रोवाइड की। तो उसके बाद जब ब्रांच बनी, फिर जो भी स्टाफ मेंबर थे, जब उनका वहाँ आना जाना, और उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट यही थी कि जो तब पीसीएल जो है एक जो सैलरी के अगेंस्ट जो लोन है वो उनको चाहिए होता था, और उनको ऐसा लगता था कि ये एक हम बैंक में नहीं आए हैं, ये हमारे ही इंस्टीट्यूशन का ये इनको वो है हिस्सा है। जो स्टाफ था तब भी और अभी मैं देखता हूँ कि बहुत ही कोऑपरेटिव, जब भी जाना हमेशा स्माइलिंग फेस से उन्होंने उनको सर्विस देनी, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा स्टाफ नहीं देखा है, और बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। जैसे आपकी बहुत बड़ी जर्नी रही, एजुकेशन की बात करें, आपने एमकॉम किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम किया, जेके बैंक में काम किया, आरएसएस के बहुत बड़े एक्टिव मेंबर रहे, और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके प्रेसिडेंट भी हैं, और साथ ही अब बीजेपी पार्टी से जिस तरह से जेके यूटी के ट्रेजरर हैं, एसएमजीएस हॉस्पिटल के साथ इतने अच्छे रिश्ते इन्होंने बनाए। यानी जो बॉन्ड जेके बैंक और एसएमजीएस हॉस्पिटल का जो इन्होंने बनाया, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कि वहाँ
के लोग थे, उनको लगता था हम 24/7 अगर लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो कोई है जो हमारे लिए भी काम कर रहा है, जो हमारे लिए भी सोच रहा है। अगर हमें पैसों की जरूरत होगी, लोन होगा, तो हमें ज्यादा चक्कर नहीं मारने पड़ेंगे, चप्पलें नहीं घिसनी पड़ेगी, प्रभात जी बैठे हुए हैं, हमारा काम हो जाएगा। जैसे मैंने जितना आपके बारे में रिसर्च किया है, ये जानने को मिला है कि आपका एक ऐसा ऑरा था, एक ऐसी इमेज थी कि लोगों को लगता था अगर मैं इस इलाके में, इनके इलाके में कुछ गलत कर दूंगा तो मेरी खैर नहीं। तो क्या उस वक्त आपके डर से कोई कुछ गलत नहीं करता था? हमारी माताओं बहनों पूरी तरह से सेफ फील करती थी? हाँ, वो मेरा नहीं, वो पूरे इलाके का ही ऐसा हो रहा था सभी का। कि मैंने जैसे पहले भी आपको ये बताया है कि एक हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो बड़े थे, वो एक जुट थे। तो और कोई भी ऐसी, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको, कभी कोई गलती से चोर भी आ जाता था। एक दो दफ़ा वहाँ चोर आए तो वो चोर तो आ गए, लेकिन चोर वो निकल नहीं सके। वो एक कहते हैं ना कि जब आवाज़ किसी ने दी, वो सारे अपने घरों से निकल जाते थे, तो उसको घेर के और चोर को पकड़ लेते थे। तो उसी तरीके से जब हमने ये माहौल देखा तो हम इकट्ठे हो जाते थे। और किसी की तो हिम्मत नहीं कि कोई बाहर से आके, जब कोई तब जो सिटी बसेस होती थी, तो सिटी बसेस में कोई ऐसे आ गया कि तो मतलब नहीं कि किसी काम से आए तो ठीक है, बगैर काम के ऐसे कोई आया तो बाकी माता बहनों की सुरक्षा के लिए कोई ऐसे ऊंची आंख दे करके ना देखे, ये तो एक हर इंसान का फर्ज है। आप के ज़माने में आप लोग ज़्यादा माता पिता की सुनते थे या उनके वचन पे चलते थे, या फिर आपकी जनरेशन और अगली जनरेशन जैसे आपके बच्चे हैं, तो क्या आपको फ़र्क नजर? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। तो मैं यहाँ ये जिक्र करना चाहता हूँ, मेरे ज़्यादा पालन पोषण दादी दादाजी ने मतलब किया है। उनके साथ मेरा बड़ा प्यार था, वो मुझे बड़ा प्यार करते थे। तो मुझे दादी जी की वो बातें याद हैं। वो कहते थे जो इल्म है, जो पढ़ाई है, ये बांटी नहीं जाती। बाकी हर चीज़ जो है, जो प्रॉपर्टी है वो बांटी जाती है, लेकिन जो बच्चा पढ़ जाता है, जो इल्म हासिल कर लेता है, वो बांटा नहीं जाता। मेरे दादाजी जो है वो पुलिस से रिटायर थे और हमारे गांव के जो है ना तोपशेर खानिया के लंबरदार थे। तो बींगे लंबरदार लोगों को आना जाना होता था, तो उनसे भी मुझे बड़ी प्रेरणा मिली है। तो जब उन्होंने जाना तालाब तिल्लो या जानीपुर आगे पीछे, वो उसके सिलसिले में एज ए लंबरदारी के सिलसिले में, तो मुझे वो साथ रखते थे। तो तब से भी कुछ उनसे भी सीखने का बड़ा हमें मिला है। तो जहाँ आपने कहा कि आजकल के बच्चों में, तो आज तो आपको पता ही है, बच्चों का विज़न बहुत है। आज मोबाइल का ज़माना है, आज टीवी में भी हर जो है वो न्यूज़ है, वो बच्चे सुनते हैं। तो आज तो बहुत फ़र्क है, और बच्चे भी जो है वो ऐसा शरारतों में या ऐसे पढ़ते नहीं हैं। हाँ, ये है कि जो एक हमारे पड़ोसी मुल्क ने जो यहाँ ड्रग्स का वो शुरू किया है, उसमें अब जो है एक अवेयरनेस आ रही है। जो नौजवान हैं वो जो ख़राब हो रहे हैं, जो गलत नशों की तरफ जा रहे हैं, उनको जो है सुधारा जाए। कुछ जो माँ बाप हैं जो बच्चे को के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, बच्चे के साथ खेलते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं है। जो इग्नोर होते हैं बच्चे, जिनके माँ बाप वो नौकरी कर रहे हैं, जब बच्चे इग्नोर हो रहे हैं तो उन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं है। मैं क्या बताऊँ आपको, बड़े बड़े अच्छे घरों के बच्चे जो कि ऐसे स्कूलों से पढ़े हुए हैं, दून स्कूल से, बड़े बड़े स्कूलों से, वो बच्चे जो है ना को बर्बाद हो रहे हैं। तो बाकी तो आप बात छोड़िए, तो बच्चों की तो बात करते करते जो हमारी बच्चियाँ हैं, वहाँ भी मैं देख रहा हूँ आजकल तो बच्चियाँ भी जो है ना वो भी इस की तरफ जा रही हैं। मैं जहाँ मैं रहता हूँ तो वहाँ पटोली मगोत्रा और तोपशेर खानिया में एक दो पॉइंट मैंने देखे, इतनी जो है ना ढेर सिरिंजें जो है वहाँ पड़ी होती हैं दरख्तों के नीचे। कहाँ से बच्चे आते हैं, वो इंजेक्शन लगा के वो चले जाते हैं। पिछले दिनों तो वहाँ एक लड़का जो है वो सफाई कर्मचारी, हार्डली उसकी उम्र जो है ना 25 ईयर्स थी, तो वहाँ वो डेड पड़ा था।
फिर हमने एसएचओ साहब को फ़ोन करके बताया। तो मतलब इस तरीके से जो है वो ये ड्रग्स की तरफ लोग जा रहे हैं। बट कंट्रोल हो सकता है जब माँ बाप जो हैं, माँ बाप पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें। और उसके बाद पुलिस भी अच्छा काम कर रही है। पिछले दिनों मुझे भरद्वाज जी हमारे DYSP बख्शीनगर में, उनके साथ मेरी बातचीत हुई, ऐसे ही किसी काम से उठना बैठना हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी तो खासकर तवज्जो यही है कि इस तरफ मैं ध्यान दूं। और वाकया कोई उन लड़कों को 2-3 दफ़ा उन्होंने हमारे इलाके के वहाँ ऐसे जो ड्रग्स लेने वाले बच्चे हैं उनको पकड़ा भी है, उनको समझाया भी है। और आजकल तो वैसे भी वहाँ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट खोले हैं गवर्नमेंट ने जहाँ बच्चों को वहाँ रखा जाता है, आउट ऑफ स्टेट भी हैं, जम्मू में है, कि उनको थोड़ा उसमें जो ड्रग्स से छुटकारा। एक तो हो गया पेरेंट्स का रोल, दूसरा कई जगह पे हो रहा है पर पकड़े नहीं जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो लोग अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पैसे के लालच में इसमें इन्वॉल्व होके ये जहर सोसाइटी में घोल रहे हैं, उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? हाँ, उनके लिए तो यही है कि जो ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, जब वो ड्रग्स को बेच रहे हैं, जैसे कई बार खबरें आती है पुलिस वाले भी कई बीच में इन्वॉल्व हैं, उनको तो सजाए, उनको तो सख्त से सख्त जो है वो सजा मिलनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कोई ऐसे ऑर्डिनेंस ऐसा कोई पास होना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए कि दोबारा वो ना जमानत करवा के वो सोसाइटी में आ ना सके कि अब ये काम करें। आप जैसे जेके बैंक में थे, अपने छोटा सा कमरा शालामार हॉस्पिटल के बाहर होता था जहां पे एम्प्लॉयज आते थे, सैलरी लेके चले जाते थे। फिर आपके जहन में आया ब्रांच होनी चाहिए, एटीएम होना चाहिए। फिर आपको क्या लगता है कितना फायदा आपके इस ख्याल से बैंक को हुआ, जब लोग सैलरी तो लेने आते थे, फिर जब लोन वगैरह बाकी फैसिलिटीज लेते थे तो वो जो मनी का फ्लो है कितना तेज वो चक्कर घूमा? ये भी बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। ऐसा है कि जो काम करने वाला है ना, या कोई ऑफिसर या जिसी की पोस्ट में जो वहाँ काम कर रहा है, तो उसको हमेशा उसका विज़न ये होना चाहिए कि मैं इसको काम को आगे कैसे बढ़ाएं। ये नहीं है वहाँ बैठ के भाई सैलरी ले ली, काम किया तो 5 बजे तो घर चले गए। तो जब मैंने देखा कि और यहाँ स्कोप है काम करने का, और वहाँ जो ऑफिसर आते थे या जो डॉक्टर्स आते थे, जहाँ वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे कहा कि प्रभात जी, अगर यहाँ ब्रांच बनाई जाए तो हमें स्टाफ को फ़ायदा होगा। तो मेरे जहन में आया स्टाफ को फ़ायदा होगा, बाहर मार्केट भी है और वहाँ भी वहाँ लोग यहाँ आ सकते हैं, उनको मैं लोन भी दे सकता हूँ, यहाँ भी फैसिलिटी जो है अच्छी होगी, और ब्रांच बड़ी होगी तो कोई बैठने का भी अच्छा इंतजाम होगा। तो ये उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन दी, देन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें प्रोवाइड की जगह और बैंक ने ब्रांच बनवा दी। तब मुफ्ती साहब जो हैं वो CM थे, तो मुफ्ती साहब ने भी जो है अलाट कर दी जगह हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यहाँ एक ब्रांच बनी। जब ब्रांच बनी तो फिर हमने भी खुले मन से, एक जो विज़न था मन में, तो वहाँ शाम को चले जाना है दुकानदारों के पास, और जितना भी हमारे डॉक्टर्स थे, डॉक्टरों के पास जाना और उनको बोलना कि आपको कोई लोन चाहिए, कोई गाड़ी। तो चलते फिरते जब कभी उन्होंने बोल दिया प्रभात जी हमें एक गाड़ी चाहिए, डॉक्टर साहब आपको आने की ज़रूरत नहीं, अब किसी को भेज दीजिए। तो जब उनका कोई NO आ गया या किसी, तो उनके हाथ ही हमने उनके साइन करवाने, डॉक्यूमेंट भेजने, और बहुत इजी फ्रेंडली जो है ना वो लोन जब देना शुरू कर गए, तो उनको लगा ये तो भाई बैंक का, हमने सुना है कि बड़ा टाइम लगता है बैंक में, जूते जो घिस जाते हैं। तो उससे जो एक हमारी पीयरशिप तो के नाते हमने को काम किया, तो फ्रेंडली जब माहौल बना तो बहुत ही जो है वो सर्कुलेशन में आ गई मनी, और डिपॉजिट भी काफ़ी आ गए, फिर लोन्स भी हो गए। फिर मैं ये कह सकता हूँ पहले साल ही प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई हमारी ब्रांच। आज भी बहुत बड़ी ब्रांचेस में से एक SMGS ब्रांच है, जो 20-20 साल 25-25 साल से ब्रांचें थी पुरानी, उनके मतलब पैरेलल, जहाँ उनके मुताबिक जो है ना उनका डिपॉजिट प्लस
ये क्रेडिट पोर्टफोलियो जो क्या हो गया। तो आज बहुत अच्छी ब्रांच जो चल रही है, तो खुशी होती है। और बैंक भी हमारा बड़ी तरक्की कर रहा है, अच्छे हाथों में जो बैंक जो है गवर्नमेंट ने दिया है, और हमारा स्टाफ भी दिन रात मेहनत करता है। तो जिस तरह से एक आम इंसान है, कोई भी, उसको गाड़ी लेनी होगी या घर लेना होगा, उसके जहन में आएगा कि कौन चक्कर काटेगा बैंक के, बहुत डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये होगा वो होगा। उस टाइम पर शालामार हॉस्पिटल के स्टाफ को ये सेटिस्फेक्शन थी, चलो प्रभात जी बैठे हैं, काम ऐसे फटाफट हो जाएगा। तो कितने सारे लोगों ने उस टाइम घर बनाए, गाड़ियां ली, और अच्छे फिर इजीली उनको ये सब लोन मिल गया। बहुत सारे होंगे, अनगिनत, मतलब गिनती नहीं हम कर सकते। और यहाँ तक मैं बोलूँ कि खाली SMGS के वो मुलाजम नहीं रहे, मेडिकल कॉलेज से भी जो मुलाजम थे उनमें से बहुत सारे जो हैं उनकी भी सैलरी यहाँ होती थी, वो लेते थे यहाँ से सैलरी, वो भी यहाँ आते थे। और मुझे भी खुशी होती थी, जो मेरे मन में था, जो एक मेरा विज़न था, तो उसके मुताबिक ये बातें सुन के और दूर दूर से भी लोग आने शुरू हो गए। बड़े बड़े लोन भी उन्होंने मेरे से करवाए, और हम भी देखते थे जो एक अच्छा बिजनेसमैन है, जो कि अच्छा जिसका काम चल रहा है, जिसकी वो अकाउंट अच्छा चल रहा है, तो उसको हम लोन देते थे। और स्टाफ को तो बिल्कुल महसूस नहीं होने देते थे कि जिस दिन आए तो उसी दिन हम उनको कार जो है वो उसका लोन दे देना, या होसी लोन है तो उनको बोलना कि हमने एक इंस्टॉलमेंट आपके खाते में डाल दी है, आप काम शुरू करो, तो जब आपकी प्लिंथ हो जाएगी तो दूसरी इंस्टॉलमेंट चले जाएगी। तो ये एक होना चाहिए, और बैंकर्स में है भी है। तो जैसे बीजे ट्रेजरर है इस वक्त, तो वहां पर भी ज्यादा सारे आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज सारे मैनेज करने होते हैं, तो किस तरह से बेस्ट मैनेजमेंट आप करते हैं फाइनेंसेस? वो तो स्वाभाविक है। जब मैंने बैंक में 33 ईयर्स वो सर्विस दी है, 33 साल बैंक में दिए हैं, अपना सुनहरी समय जो है वो बैंक में मैंने काम किया है, तो ये कोई इतना मुश्किल मेरे लिए था ही नहीं। और अब असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं, तो मेरे जो लीडर्स हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। दिल्ली से भी यहाँ इलेक्शन में बड़े सारे हमारे लीडर्स आए थे। तो जो फाइनेंस का काम या कोई ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई मैनेजमेंट करना मुश्किल नहीं है। तब भी हम मैनेज करते थे। जो बैंक में थे तो मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, थ्रू आउट प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो 5-6 दफ़ा मैं इलेक्ट हुआ हूँ प्रेसिडेंट। तो ऑफिसर्स की जो अपनी मुश्किलात थी, ट्रांसफ़र पॉलिसी या कोई जो हाउसिंग लोन में कोई तरबियत करनी है, या कोई हमने जो हम डिमांड्स, चार्टर डिमांड्स जो है मैनेजमेंट को दे के नेगोशिएशन करनी है, काफ़ी तरक्की करवाई हमने मैनेजमेंट से। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि तब जो हमारी एक पूरी एसोसिएशन थी, जो मेरे ऑफिस बेयर होते थे या जितने भी हमारे ऑफिसर जो हैं, वो हमें पूरा कोऑपरेट करते थे। हम भी एकजुट, पूरा बैंक जो है ना एकजुट होता था। और यहाँ तक मैं बोलूँ, हमारे चेयरमैन भी जो है ना इस बात के लिए खुश होते थे। हमने तब एक वर्बली एग्रीमेंट किया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे बैंक में, जम्मू कश्मीर बैंक में ऐसी फैसिलिटी मुझे नहीं लगता कि अपने हमारी कंट्री में किसी भी कोई इंस्टीट्यूशन में होगी। हमने मिलजुल के मैनेजमेंट के साथ, मेरे सुरेश गुप्ता जी मेरे महामंत्री होते थे, और जो हमारी टीम थी और जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर थे, हमने चेयरमैन साहब से बैठ के बात की कि जनाब ये जो स्टाफ का किसी की कोई डेथ हो जाती है, कोई छोटा मुलाजम है, उसकी डेथ हो गई, तो वो उसके ड्यूज़ होते थे, तो उन ड्यूज़ में मुश्किल से ही उनको थोड़े पैसे उनके घर जाते थे, और उसके बाद उनके बच्चों का जो फ्यूचर है वो एक डार्कनेस में चला जाता था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, उन्होंने उसको माना, और तब से जो है ना, अगर किसी की इन सर्विस डेथ हो जाती है, ऊपर चेयरमैन तक वो करता है और उसके घर चला जाता है। जब पहले एक हमारे RCC में एक एम्प्लॉय था, तो उसकी बीमार था बेचारा, उसकी डेथ हो गई, तो जो उसको सारा उसके लोन एडजस्ट होके, लोन लिए होते हैं जारों ने, तो लोन एडजस्ट होकर उसको 50,000 घर में मिला। जब ये 32 लाख जब उसके घर में चेक गया, तो वो हैरान हो गए कि उन्होंने सोचा कोई बैंक के होगा कि इसके ड्यूज़ होंगे।
लेकिन तब से लेके आज तक भगवान न करे किसी के साथ ऐसी बात हो जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर महीने में 3 भी एम्प्लॉइज की जो ऑफिस किसी की डेथ होती है, वो 3 के पैसे हर एम्प्लॉय से ऑटोमेटिकली बैंक काट के उनके घर में 35 लाख 40 लाख जितने भी पैसे बनते हैं वो उसके घर में जाते हैं। ये बहुत बड़ा हमने काम किया है। हमने अगर यहाँ यूनियन में काम किया ना, हमने ये नहीं है कि मैनेजमेंट के साथ लड़ के कि हाँ भाई नहीं जी ज़्यादा जिंदाबाद मुर्दाबाद, वो भी जब ज़रूरत होती थी वो करते थे शुरुआत में। उसके बाद मैनेजमेंट को हमने कन्विंस कर लिया कि वी आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑफिसर्स, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी काम करना है। तो बैंक मैनेजमेंट ने भी हमें मतलब आगे आने के लिए वो हमें अप्रिशिएट करते थे। मिलजुल के हमने बैंक को चलाया और बैंक को आज इस पोजीशन में आज जेके बैंक है, उसका नाम है पूरी दुनिया में जेके बैंक का नाम। आपकी जर्नी के बारे में तो हमने पूरे इंटरव्यू में सुना, तो मेरा आखिरी सवाल रहेगा, आपके सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर जो फैमिली के हैं, आपकी धर्म पत्नी, उनका इसमें क्या पूरा कंट्रीब्यूशन रहा आपकी लाइफ में? क्या बात है, ये तो आपने जो पूछा है, कहते हैं ना वो हाथी के पाँव में सबका पाँव। आज जो मेरे बच्चे भी या मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ, तो या मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बुज़ुर्ग थे, तो मेरी पोस्टिंग भी हुई एक दफ़ा बाहर मोहाली में, तो मैं वहाँ अकेला गया। मेरे पेरेंट्स यहाँ बुज़ुर्ग थे, वो मिसी जो है वो यहाँ रही। हम सभी उसकी बदौलत हैं। घर में कोई आना जाना जितने मर्जी लोग आ जाए, अगर रात को भी कोई 11 बजे भी कोई 10 लोग आ जाएं तो उसका काम है कि 10 का कितनी जल्दी वो खाना बना के, और चाय की तो बात ही नहीं। तो ये आज हम सभी जो हैं वो उसकी बदौलत हैं। और मैं कहता हूँ आज मैं भी अगर कुछ हूँ या कोई काम मैंने किया है तो उनकी बदौलत है, जो उनके सेक्रीफाइसेस हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जाते जाते हमारे जम्मू वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मेरा यही है कि जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, या पेरेंट्स जो हैं, वो कोशिश करें जहाँ भी कोई नज़दीक जो शाखा हमारे वहाँ आरएसएस की लगती है जी, वो अपने बच्चों को एक संस्कार देने के लिए, एक उनको बिल्ड करने के लिए और देशभक्त बनाने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि देशभक्त ऐसे नहीं है, ऐसे भी बच्चे देशभक्त हैं, लेकिन वो कोशिश करें कि वो शाखा में जाएं, और इस शाखा में अगर रोज़ नहीं जा सकते हैं तो साप्ताहिक जाएं और शाखा के साथ जुड़ें। और डेफिनेटली उन बच्चों का जो है ना, शाखा के जाने के बाद उनको अपने आप उनमें दिख जाएगा कि उनका काम करने का या जो भी आगे घर में जो संस्कार जो वो लेके आएंगे वहाँ से, तो माँ बाप को पता चल जाएगा कि शाखा में क्या है, क्या मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में ज्वाइन करने के लिए। तो प्रभात सिंह जम्वाल मेरे साथ इस पॉडकास्ट में थे, जो कि मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर यूटी में जो बीजेपी पार्टी है उनके ट्रेजरर, सनातन धर्म सभा से जुड़े हुए हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं, और आरएसएस के बहुत बड़े एक्टिव मेंबर हैं, और भी बहुत कुछ किया जब जेके बैंक में एज ए ऑफिसर थे। तो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों की इन्होंने मदद की, और ऐसी पर्सनालिटी से मैंने आपको मिलाया जो सबके लिए एक मिसाल है, आप सभी की लाइफ में इंस्पायर करेगी इनकी जिंदगी आपकी जिंदगी में। तो फिलहाल आज के इस पॉडकास्ट में लूंगी इजाजत। अगर आप भी जेके मीडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, कैप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। आपको भी हम अपने स्टूडियो में इनवाइट करेंगे और आपकी पर्सनालिटी की जो इंस्पिरेशन है वो सब तक पहुंचाएंगे।